नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में। आप सभी का मैं अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत में ये जो चुनावों का महापर्व है वो चल रहा है। मैं हूं निखिल सिंह और जनादेश यानी कि लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए मतदान पूरा हो चुका है, कल दूसरे चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 26 अप्रैल यानी कल दूसरे चरण के मतदान में वायनाड में राहुल गांधी की है अग्नि परीक्षा, तो वहीं 3 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा से है मैदान में। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हम आपको बताएंगे क्या रही हैं दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे मैदान पर राजनीतिक घटनाक्रम को और मौजूदा समीकरण को, आखिर ये किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान के लिए तैयारियां पूरी। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में की चुनावी रैलियां। कहा सपा कांग्रेस गठबंधन का आधार भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से प्रेरित। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में फूंकी जान। प्रधानमंत्री ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा इंदिरा गांधी की संपत्ति के लिए राजीव गांधी ने विरासत टैक्स को किया था खत्म। बीजेपी के बाद बीएसपी ने भी नियत पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से नहीं मिल सकती मुक्ति। यूपी की कन्नौज सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। भाजपा के सुब्रत पाठक के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। सुब्रत पाठक ने सपा कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलने का किया दावा। चौथे चरण के नामांकन के अंतिम दिन भरे गए पर्चे। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मांगा जवाब। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो दूसरे चरण का कल चुनाव होना है, मतदान होना है, वो आखिर उसके लिए कितना तैयार है लोग और कितने तैयार हैं चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए प्रचार के में सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब मतदाताओं को 26 अप्रैल का इंतजार है जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज नेता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। दूसरे चरण के चुनाव में केरल की सभी 20 संसदीय क्षेत्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर आ रही हैं। आम चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी की गई है। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेब कास्टिंग और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। किस तरह की तैयारी की गई है इस बार मतदान के लिए? जी बहुत अच्छी तैयारी करी गई है और यहाँ वैसे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई हालात नहीं रहते हैं। यहाँ बहुत शांति से मतदान होता है। बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है और कब तक आपको पहुँचना है?
हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है। PO3 की ट्रेनिंग, PO3 हूँ मैं एक्चुअली, पर PO फर्स्ट से लेके PRO से लेके सारी ट्रेनिंग हमें दी गई है। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए कुल 1210 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 15 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, उनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीट, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1, राजस्थान की 13 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 3 सीट शामिल है। बात अगर करें राज्यवार सीटों की तो असम में करीमगंज, दिफू, सिलचर, नौगांव, दरांग, उदलगिरी पर चुनाव होगा। बिहार की 5 सीटों पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका पर चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर सीट पर चुनाव होगा। कर्नाटक में उडुपी, चिकमंगलूर, हसन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मंड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु साउथ, चिकबल्लापुर, कोलार सीट पर चुनाव होगा। केरल में सरगोड़, कन्नूर, वडाकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोनाली, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूल, चलाकुड़ी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलपुजा, मवेलिक्कारा, पथानामथिट्टा, कोलम, अतटिंगल, तिरुवनंतपुरम सीट पर चुनाव होगा। केरल की 20 सीटों के लिए सबसे ज्यादा 500 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीट पर चुनाव होगा। महाराष्ट्र के बुलगाड़ा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी पर चुनाव होगा। मणिपुर में मणिपुर बाहरी सीट पर चुनाव होगा। त्रिपुरा में त्रिपुरा ईस्ट सीट पर चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू सीट पर चुनाव होगा। राजस्थान में सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालवाड़ा, बरा सीट पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत, अमरोहा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सीट पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, रायगढ़, बालूरघाट सीट पर चुनाव होगा। यहाँ पे फ्री फेयर पीसफुल इलेक्शन के लिए हमने अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं ली हैं। हमने जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे पिछले साल पिछले 2 इलेक्शन में ज़्यादा वोटिंग हुई या एक ही कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिला, उनको हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स दिया है और फ्लाइंग स्क्वाड दिया है वहाँ पे। उसके अलावा हमने करीब 650 पोलिंग स्टेशन में हम लाइव वेबकास्टिंग का व्यवस्था किए हैं कि वहाँ से हम लाइव इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहे, और करीब 130 पोलिंग स्टेशन में हम माइक्रो ऑब्जर्वर का व्यवस्था किए हैं। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी किस्मत दूसरे चरण के मतदान के साथ ईवीएम में बंद हो जाएगी। दूसरे चरण में कुछ सीटों पर सभी की निगाहें रहेंगी। लोकसभा चुनाव में बिहार की पूर्णिया सीट न सिर्फ राज्य की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, बल्कि दिल्ली तक की निगाहें पूर्णिया पर टिकी हैं। एनडीए उम्मीदवार और स्थानीय जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का सीधा निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सांसद एवं सीमांचल के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री इंडी गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती से होगा। वहीं केरल की वायनाड सीट पर इंडी गठबंधन के प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी का सीधा मुकाबला केरल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडी गठबंधन के घटक दल सीपीआईएम ने भी इसी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। केरल की एक और सीट तिरुवनंतपुरम पर भी सबकी नजर होगी। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से होगा। राजस्थान की जोधपुर सीट पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। राजस्थान की जोधपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव करण सिंह उचियारणा से है। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा, लेकिन जनता किसको अपना जनादेश देगी ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। देश भर में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां जहां पूरी कर ली गई हैं, वहीं कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें
टिकी हुई हैं जो देश की हॉट सीट हैं। सबसे हॉट सीट केरल की वायनाड सीट है, जहां पर राहुल गांधी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से कड़ी चुनौती मिल रही है। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर दोनों आमने सामने हैं। तो बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती देकर देश भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, पूर्णिया। तो इन खबरों के साथ साथ ऑन ग्राउंड जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी है आम लोगों की, कितने तैयार हैं राजनीतिक दल और जो प्रत्याशी हैं उनके साथ ही साथ क्या कुछ कर रहा है चुनाव आयोग, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ निशांत राय हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले आपके पास आएंगे और समझना चाहेंगे चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं कल के लिए, और साथ ही साथ राजनीतिक दलों की भी क्या तैयारियां हैं ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि चुनाव से एक रात पहले वाली रात जो है वो प्रत्याशियों के लिए, पार्टियों के लिए कयामत की रात कही जाती है। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको चुनाव आयोग की तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा कि केरल में लगभग 2,77 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, 1 करोड़ लगभग 43 लाख, और फिर उसके बाद पुरुषों की संख्या 1 करोड़ 31 लाख के आसपास है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो केरल में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो 25,000 से ज़्यादा बनाए गए हैं, और जो संवेदनशील पोलिंग बूथ है वो 1900 चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 782 अति संवेदनशील बूथ है, जिस पर 30,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। और जो असंवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं, लगभग यहाँ पर 3,000 के लगभग पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। ये चुनाव आयोग की तैयारी। अब बात करते हैं राजनीतिक समीकरण की। तो केरल में इस बार राजनीतिक समीकरण जो है बीजेपी ने बदल कर रख दिया है। बीजेपी ने 2019 में यहाँ 15% वोट हासिल किए थे, जिसके बाद से पार्टी को उम्मीद थी कि पार्टी और बेहतर प्रयास करेगी। उसी के चलते बीजेपी ने इस बार केरल में बड़ा दांव खेला है और लगभग 17 सीटों पर इस मामले को पूरी तरीके से त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल केरल में जो लड़ाई होती थी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच हुआ करती थी। पिछली बार की बात करें 2019 की, तो यूडीएफ ने 19 सीटें हासिल की थी, जो कि कांग्रेस लेड फ्रंट है, और वहां पर चूंकि वायनाड से राहुल गांधी लड़े थे तो इसका एक बड़ा असर देखने को मिला था। और केरल में एक तरीके से बात कही गई थी कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, जिसके चलते यूडीएफ को एक बड़ा फायदा हुआ था। वहीं एलडीएफ ने पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो एलडीएफ एक बार दमदार प्रदर्शन करता है और वापसी सत्ता में आता है। लेकिन अब की जो स्थितियां हैं एंटी इंकम्बेंसी के चलते और करप्शन जैसे आरोप के चलते एलडीएफ को यहां पे परेशानी हो रही है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की। नरेंद्र मोदी की छवि 2014 में केरल के लोगों के बीच कुछ और थी, 2019 में कुछ और 2024 आते आते डेवलपमेंट के जो उनके एजेंडे हैं, जिस पर वो लगातार दक्षिण भारत में आकर बात करते हैं, जिस पर बीजेपी बात करती है, वो पूरी तरीके से यहाँ के लोगों को कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के हों। ऐसे में बीजेपी यहां पर एक बड़ी भूमिका में आ सकती है। और कहा यह जा सकता है कि बीजेपी में का जो केरल में आज तक लोकसभा सीट ना जीत पाने का एक अधूरा सपना है, वो 2024 में पूरा हो सकता है, और हो सकता है कि इसमें कुछ बेहतर और बीजेपी को मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ यूडीएफ दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। एलडीएफ के सामने अपने
एक सीट से ज्यादा जाने की चुनौती है, तो यूडीएफ को 19 सीटों की जो पिछली बार जीती थी उनको बचाए रखने की चुनौती है। तो केरल में पूरी तरीके से मामला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जनता का भी हाल आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे रामकृपाल जी से, तो पहले दक्षिण की राजनीति समझने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का चटनी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कल होने वाले मतदान को लेकर के। दूसरे चरण का मतदान, 13 राज्य, 88 सीटें। हमारे साथ रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और निशांत राय जुड़े हुए हैं, और भी ऑन ग्राउंड पत्रकार जो संवाददाता हैं हमारे, वो जुड़ेंगे। रामकृपाल जी, पहले चूंकि बात दक्षिण की शुरुआत हो गई है, केरल की बात हो रही है, कर्नाटक का भी चुनाव होना है, किस तरह से देखते हैं इस दक्षिण की पूरी सियासत में? बहुत सारी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। कल वोटिंग का दिन है, उससे पहले क्या कुछ आप आकलन करेंगे और किस तरह से वो पूरी रणनीति देखते हैं? क्योंकि अभी जैसा कि निशांत ने बताया कि बीजेपी एक तीसरा फोर्स के तौर पर उन राज्यों में भी उभर रही है जहां पर वो पहले नहीं थी। निश्चित रूप से ये देखिए, इस बार जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं, जो मीडिया में खबरें आई हैं, या जो जिस तरह से भी चीजें रही हैं, एक बात तो निश्चित है कि जिस बीजेपी को कभी केवल हिंदी बेल्ट की एक पार्टी माना जाता था, उस बीजेपी को धीरे धीरे उस बीजेपी का विस्तार हुआ है। वो बीजेपी अब पूरब की भी पार्टी हो गई, वो बंगाल में 3 से 73 हो गई, वो पहाड़ में नॉर्थ ईस्ट में भी वो पहुंच गई, और वो पश्चिम की भी पार्टी हो गई। और दक्षिण भारत में अगर कहें तो देखिए, कर्नाटक में वो काफी समय से है, उसकी दस्तक रही है। उड़ीसा में भी एक तरह से, आप हालांकि उड़ीसा को पूरब का अगर नहीं मानते हैं जी, और तेलंगाना में भी बीजेपी ने अपनी प्रेजेंस रखी। जो बीजेपी के लिए कहा जाता था जो सबसे मुश्किल रास्ता, वो केरल और तमिलनाडु। लेकिन जिस तरह से मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जब से भी वो आए हैं, तब से जिस तरह से उन्होंने, चाहे वो तमिल हो चाहे मलयालय हो, जिस तरह से वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का जो भी है, उनकी आइडेंटिटी, उसका जो सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया है। आप देखिए, चाहे दक्षिण और उत्तर के बीच में जो उन्होंने पूरी कोशिश की है, वो तमिल संगमम हो या सियोल उसकी स्थापना हो, दंडिका जो है उसको लेकर के पार्लियामेंट में स्थापना हो, सिंगोल जी, तो हर जगह पे देखिए उन्होंने, और जहां तक एक विवाद होता रहा है, भाषा का विवाद, मोदी जी ने हमेशा ये कहा है, तमिल को वो रेस्पेक्ट दी है सबसे ज्यादा उन्होंने। और देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने सारी क्षेत्रीय भाषाओं का आदर किया है। आज की तारीख में क्षेत्रीय भाषाओं में आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकते हैं, लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी का ये सबसे बड़ा है कि जो स्थानीय है वही राष्ट्रीय हो सकता है। अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, वो सबका सम्मान करते हैं, सबकी रक्षा। तो क्या ये रामकृपाल जी, ये भी समझा जाए कि क्या जो इस तरह की राजनीति है वो दक्षिण और उत्तर को करीब लेकर आई है, जोड़ने का काम किया है? अभी तक बांटने की राजनीति होती थी। देखिए, एक्चुअली अगर आप देखें तो उत्तर और दक्षिण बहुत पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन एक मानस में एक जनता के भी जैसा भ्रम फैलाया जाता था, जैसे कि बहुत सेपरेट हैं। काशी से मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं कि दक्षिण के लोग आज से नहीं, जमाने से काशी में इतना आते जाते रहे हैं, घुल मिल गए हैं। काशी के नाविक भी तमिलियन बोल लेते हैं, आपको सरप्राइज होगा, बांग्ला बोल लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो स्थिति थी, ऐसा लगा था कि जैसे कोई दुरा हो, मोदी जी ने उस खाई को पाट दिया। उन्होंने बिल्कुल यह कहा कि कहीं ये दूर नहीं है, चाहे वो तमिल हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो हमारे बीच में, हमारे दिल में है। याद कीजिए, जिस माड़ा गांव को आखिरी गांव बोला जाता था, मोदी जी ने कहा ये आखिरी नहीं, ये पहला गांव है। तो ये जो जिसको हम भारत में कहते सुदूर
दक्षिण का तमिलनाडु, अरे भैया तमिलनाडु हमारा हार्ट है, एक दिल है, हमारी संस्कृति है। तो इसका प्रभाव जरूर निश्चित रूप से 4 जून को जो नतीजे आएंगे, देखिए मैं सत्ता में हमेशा सीटों में नहीं कहता, मैं इतना जरूर कहता हूं कि बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बढ़ रही है। एक समय में जो चीज कभी कांग्रेस के साथ थी वो सीटों में कन्वर्ट हो नहीं, लेकिन जैसे बंगाल में 3 से 73 पहुंच गए, मुझे लगता है कि तमिलनाडु, केरल, यहां भी बीजेपी निश्चित रूप से प्रसार करेगी। वो क्या होगा, कितना होगा, वो 4 जून को पता चलेगा। ठीक बात है कि एक एक्सेप्टेबिलिटी ज़रूर आई है बीजेपी की दक्षिण के राज्यों में भी। फिलहाल हमारे साथ राजस्थान कोटा से विशाल बरिस्टो भी जुड़ गए हैं और राजस्थान में जो 25 में से बाकी बची हुई 13 सीटों के लिए चुनाव होना है। विशाल आपके पास आएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो समझेंगे कि रंगीलो राजस्थान में किस तरह से है चुनाव का मौसम। ब्रेक के लिए रुकेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अलबेले रंगीलो राजस्थान से हमारे साथ विशाल बरिस्टो जुड़े हुए हैं कोटा से। राजस्थान में 13 सीटें, किस तरह की सियासत देख रहे हैं, जनता कितनी तैयार है इन 13 सीटों पर मतदान के लिए? हम लगातार राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, थोड़ी पब्लिक की भी बात करें, आपसे समझना चाहेंगे विशाल। देखिए निखिल, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे राजस्थान को रंग रंगीलो कहा, और वाकई में राजस्थान रंग रंगीला है। 12 सीटों पर मतदान हो चुका है 19 तारीख को, अब 26 तारीख को यानी कल 13 सीटों पर चुनाव होना है और 25 सीटें हैं यहाँ पर ये तय करने के लिए कि सरकार किसकी बनेगी दिल्ली में। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से राजस्थान में, खासतौर से पिछले 2 बार से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 2 बार 19 और 14 दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और पिछले चुनाव में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया था। इसलिए अगर एक भी सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो उनके लिए कंसोलेशन प्राइज आप बोल सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा कि उन्होंने कुछ स्कोर किया। लेकिन बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में जाए। हालांकि पहले चरण का जो मतदान हुआ वो ज्यादा उत्साहजनक नहीं था, उत्साहवर्धक नहीं था, लोग ज्यादा निकल कर नहीं आए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसलिए पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव आयोग ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कि लोग आए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। राजस्थान के अंदर मई के महीने में ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, मई में शादियां होती है, मई में कटाई का सीजन होता है, मई में गर्मी भी होती है। लेकिन राजस्थान के जो लोग हैं रंग रंगीलो राजस्थान के, वो बड़े दिलेर हैं। गर्मी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और गर्मी तो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन अब उनको ये प्रूव करना होगा कि हाँ, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सजग भी हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि छुट्टी का दिन नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है टुवर्ड्स योर नेशन। तो 13 सीटों की जब मैं बात कर रहा हूं, कोटा से ओम बिरला की साख दांव पे लगी है। साख इसलिए क्योंकि उनको हैट्रिक बनानी है। 2 बार वो बहुत बड़ी जीत हासिल की है उन्होंने, और इस बार वो तीसरी बार जीत कर पार्लियामेंट में जाना चाहेंगे, जहां के वो स्पीकर भी रहे हैं। और प्रहलाद गुंजल पिछली बार विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के हाथों हार गए, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिस पार्टी से हारे थे उसी का दामन थामा है। और ओम बिरला कहते भी रहे हैं कि बार बार ये पाला बदलते रहते हैं, कभी बसपा में भी रहे हैं वो। और इसके अलावा अगर कोटा की आप बात करें तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी टिकड़ी बनाने की पूरी फिराक में है। उधर टॉक सवाई माधोपुर का चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां पर मीणा वर्सेस गुर्जर है। हालांकि वो एक जनरल सीट है, वहां पर हरीश मीणा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश मीणा जो है वो पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं राजस्थान पुलिस के, और उनके सामने सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो कि 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और इसके साथ ही जो जालौर की सीट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है निखिल, क्योंकि जालौर से अशोक गहलोत ने बेटे को उतार दिया है, जो
जोधपुर में जबरदस्त हार का मुंह उन्होंने देखा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको एक बड़े फासले से हराया और फिर वो चाह रहे हैं कि एक बार और मौका दिया जाए अपने बेटे को। तो सिरोही से वैभव गहलोत, सिरोही जालोर की जो सीटें हैं वहां से अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। तो ये कुछ सीटें ऐसी है जो वीआईपी सीट्स हैं और इस पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन सब डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से निकल कर आते हैं। सुबह अच्छा मतदान होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज चढ़ता है लोग सुस्ताने के मूड में चले जाते हैं। लेकिन पहले बार का जो मतदान हुआ, जैसे मैंने आपको बताया पहले दौर का, उससे सबक सीखा है लोगों ने और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी तादाद में लोग निकल कर आएंगे और 13 सीटों पर जमकर वोट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका, विशाल आपका। रामकृपाल जी आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो भी चुनावों से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और कुछ खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों के उनके क्रियाकलाप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अराजक तत्वों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां इंडी गठबंधन वालों का नारा क्या होता था, आप भूल गए होंगे, क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं जरा याद कराना चाहता हूं
उस समय नारा क्या था? जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, सरकार उनका आशीर्वाद रहता था। ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाया। तो एक तरफ शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होना है, तो वहीं तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश में अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। दूसरे चरण के प्रचार के खत्म होने के साथ ही अब तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने सिद्दीपेट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया। इतने कम समय में कांग्रेस ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया। इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया है। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रचार की भागदौड़ संभाली। उन्होंने खीरी और इटावा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और जल्द ही दोनों दलों को जनता पूरी तरह से नकार देगी। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों भैया, कमजोर हो रहे हैं कि नहीं? दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिन में सपा के बारे में जो बच्चे हैं 5, 7, 8 साल 10 साल के बाद पूछेंगे, सपा को जानते हो? इसके अलावा पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का पूरा सफाया होने वाला है और वो प्रदेश के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इलेक्शन इज गोइंग टू बी अ फुल स्वीप एंड टीडीपी, बीजेपी, पवन कल्याण Jana Seva Party will sweep this election. We expect to win 25 out of 25 Lok Sabha seats and at least 150-155 seats in the assembly. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया। आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जब भी सत्ता में आने का अवसर मिला, उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता तो नहीं आती, कभी नहीं आनी। अब तो प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया तो देश की जनता कहां पूछ रही है? पूछ रही है क्या? पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी कुल 63 से 64 या 65 सीटों पर चुनाव लड़ी होगी। इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी हुई है। चौथे चरण के नामांकन के अंतिम दिन सभी दलों के उम्मीदवारों द्वारा पर्चे दाखिल करने का सिलसिला चलता रहा। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जी किशन रेड्डी ने करीमनगर से भाजपा उम्मीदवार बंदी संजय के लिए नामांकन से पहले रोड शो किया, तो दूसरी ओर उन्नाव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज ने नामांकन से पहले चुनावी रैली निकाली। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन भरने से पहले पुणे के उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल के साथ रोड शो किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और
इस पूरी सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। रामकृपाल जी, आपसे एक सवाल चाहूँगा, बहुत संक्षेप में उसका जवाब दें। जो खासतौर पर यूपी और बिहार की जब खबरें आ रही हैं तो उस विशेष संदर्भ में कि जो पोल परसेंटेज कम हुआ था, ये दूसरा चरण कहीं ना कहीं अब उसकी टेस्ट होगा, क्योंकि लगातार इस बात की कोशिश किया जा रहा है कि जो आगे आने वाले चरण हो उसमें जो पोलिंग है वो बढ़ाई जा सके। निश्चित रूप से देखिए, ये राजनीति मतलब पार्टियों के उनके जो अपने संदर्भ है उसको छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए और पार्टिसिपेट करें। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होगा। किसी पार्टी के लिए फायदा हो नुकसान हो इससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन जो परसेंटेज, एक बात हमें समझना चाहिए जी, इस बार पहले से प्रेडिक्शन था कि थोड़ा सा अप्रैल में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इस बार थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जी, मेरा मानना है कि लोकतंत्र एक ऐसी वोट देने का अधिकार एक ऐसा है कि चाहे जितने कष्ट झेलने पड़े, वोट देना हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है। और वैसे भी तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो गफलत रही है पिछले बार में, निश्चित रूप से मैं आशावादी हूं और चुनाव आयोग जितनी मेहनत कर रहा है सारी चीजों का जिस तरह से है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोट परसेंट बढ़ेगा। हालांकि मैं एक बात, इतना निराश होने की बात नहीं है। पिछली बार जो परसेंटेज आया है वो कोई बहुत ज्यादा निराश करने वाला नहीं है जी, लेकिन जी, ये जी, निश्चित है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जितना भी ज्यादा लोग निकलेंगे घरों से, उतने ही उनका फ्यूचर, हमारा भारत का भविष्य सुनिश्चित होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। इस उम्मीद से हम भी हैं कि अगले बार कल जो है लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो हम सब ये जो दर्शक हैं देख रहे हैं, उन सब से, वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकलें और वोट कास्ट करें। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए रामकृपाल जी, और आपका शुक्रिया। और इसके बाद हम अपने दो और विशेष रिपोर्टर्स, विशेष जो हमारे साथ में ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं उनके पास जाएंगे। हमारे साथ आयशा खानम बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और उसके साथ ही साथ विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द हाजिर होंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं भाजपा के सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव के अचानक से कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। चौथे चरण के नामांकन के अंतिम दिन सभी दलों के उम्मीदवार पर्चे दाखिल करते दिखे, लेकिन इस चरण के नामांकन के लिए सबसे ज्यादा चर्चा रही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की। एक दिन पहले कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए इत्र नगरी कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि पहले इस सीट से सपा ने अखिलेश के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं पर्चा दाखिल करने के बाद सपा मुखिया ने कहा कि मैं कन्नौज के विकास, पहचान, कारोबार और संस्कृति के विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कन्नौज की क्रांति वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। वहीं कन्नौज सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कभी सपा का गढ़ रही कन्नौज सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को ही उतारा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है। मैं कन्नौज से हूं और अखिलेश बाहरी हैं। अखिलेश यादव 10 साल में 10 बार भी कन्नौज नहीं आए हैं। और अभी देखा आपने, जैसे कल उन्होंने एक बात की कि क्रांति, तो अखिलेश ट्विटर पे क्रांति। अखिलेश जी, आप अपने पिताजी से अगर सीख लिए होते तो आप जान जाते कि क्रांति ट्विटर से नहीं आती है, क्रांति धरती से आती है। क्रांति लाए थे हम लोग जब आप मुख्यमंत्री थे, आपको जेल तक हमको भेजना पड़ा था। इस बीच अखिलेश यादव के अचानक से कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने मुरैना की एक जनसभा में अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि सपा में सिर्फ एक ही यादव परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया, जिससे साफ झलकता है कि ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी और का भला नहीं करने वाले हैं। या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। वहीं भाजपा नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने पर कहा कि इंडी गठबंधन डरा हुआ है और इसलिए वो अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई भी गठबंधन का व्यक्ति आ जाए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। गौरतलब है कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार घोषित किया गया था। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। ये बात पार्टी आलाकमान तक पहुंची थी, जिसके चलते अखिलेश यादव को खुद मैदान में उतरना पड़ा। अखिलेश यादव इस सीट से पहले भी सांसद रहे हैं। वो 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 बार कन्नौज से सांसद चुने गए थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
और इन खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु से आयशा खानम जुड़ी हुई हैं और विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, अगर हम पहले आपके पास आए और ये समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से आज कन्नौज से पर्चा दाखिल किया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, किस तरह से इसको देखना चाहिए? क्या लीड फ्रॉम द फ्रंट ये स्थिति है, ये बात उनको देर में समझ में आई, होमवर्क में कमी थी, पहले दूसरा प्रत्याशी दे दिया, या फिर कंफ्यूजन की स्थिति है? और इसको किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि परिवार से बाहर किसी को टिकट देते नहीं है वो। जी बिल्कुल निखिल, अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव के आज नामांकन की, तो इससे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो अभी तक की स्थिति थी, समाजवादी पार्टी 10 बार अपने प्रत्याशियों को बदल चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि होमवर्क करने में कहीं ना कहीं उनका काम ढीला है, और उसके बाद अंत में हम देखते हैं जब लगातार दबाव बनता है या उनको लगता है कि वहां उनका प्रत्याशी जमीन पे नजर नहीं आ रहा है, तो कई बार प्रत्याशी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदला जा रहा है। उसी के मद्देनजर हम देख रहे थे कल सुबह तक स्थिति साफ नहीं थी, तो वहां पर एक नया रुख आया है होगा, देखा जाएगा, आप स्वयं देख लीजिएगा। और कल शाम को औपचारिक ऐलान होता है। उसको लेकर के जो एक घमासान है कांग्रेस के ऊपर आरोप की मुस्लिम जो समुदाय है उनकी सभी जो जातियां हैं उनको ओबीसी श्रेणी में रखा गया है, ताकि जो मुस्लिम समुदाय है उनको पार्टी की ये संख्या और बड़ी हो सकती है। सुन पा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव सबसे बड़ी बात थी कि वो किस तरीके से विकास, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। विकास, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आयशा के पास जाएंगे, आयशा के पास जाएंगे। विकास, आपको हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आयशा, अगर आप हमारा सवाल सुन रही हो तो हम ये समझना चाहेंगे आपसे, जो सियासत है कांग्रेस की, वहां पर जो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस घिरी रही तुष्टीकरण को लेकर, चाहे वो मुद्दा आरक्षण का हो या फिर चाहे वो मुद्दा हुबली में नेहा की हत्याकांड का मुद्दा हो, तो ये तमाम बातों को लेकर कांग्रेस घिरी हुई नजर आती है कि वो तुष्टीकरण के चलते कर्नाटक में चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। और कांग्रेस का फॉर्मूला इसी के बल पर नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में जो इस फेस में जो चुनाव होने वाले हैं, जो कल जो वोट डाले जाएंगे, ये दक्षिण कर्नाटक का अहम हिस्सा है, अहम क्षेत्र है। और यहाँ पर प्रचार के दौरान काफी कुछ देखने को मिला, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो पूरा ये जो चुनाव का मामला है, कांग्रेस की 5 गारंटी और मोदी सरकार की मोदी की गारंटी, ये दोनों गारंटीज की एक जंग है यहाँ पर। और इस चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक की जनता आखिर कौन सी गारंटी को ज्यादा मजबूत गारंटी मानती है। तो ऐसे में प्रचार के दौरान हमने देखा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए ये बहुत ही अहम और बहुत ही डू और डाई बैटल है, क्योंकि उनके लिए अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बुरा होता है तो जाहिर है उनकी कुर्सी हिल सकती है और मुख्यमंत्री के बदलाव की मांग भी आ सकती है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो सेकंड फेज है, इस दौरान कांग्रेस किस तरह से इन पूरे आरोपों से बाहर निकलती है और तुष्टीकरण के आरोप के जवाब में कांग्रेस के पास क्या सफाई होती है। जी जी जी, निश्चित तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा। विकास के पास एक बार दोबारा रुक करते हैं। विकास, जो समाजवादी पार्टी की सियासत है उसको लेकर के बात कर रहे थे, क्या होमवर्क में कमी है अखिलेश यादव के, या फिर ये जो पूरी सियासत है उसमें कहीं लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो आगे से लीड करते हुए देखना चाहते हैं, या फिर कंफ्यूजन की स्थिति है? क्यों लास्ट आवर में पर्चा भरना पड़ा उनको? निखिल, हमने देखा कि 10 बार अब तक प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। रामपुर हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, बदायूं हो, लगातार यही स्थिति अखिलेश यादव के साथ लगातार देखी गई। और कल दोपहर तक ये स्थिति साफ नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव ने स्वयं इस बात को कहा कि कल जो होगा आप देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये एकदम साफ है कि अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर उनकी पार्टी का होमवर्क बिल्कुल तैयार नहीं रहता है। अंतिम समय तक वहां पर प्रत्याशी अंतिम दिन ही बदले जाते हैं, या तो एक परंपरा ही बनाए रखी है। अब देखना
होगा कि अगले चरणों में किस तरीके से जो प्रत्याशियों के नामांकन की डेट होती है अंतिम समय तक वो तय कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में संदेह जाता है उनके, और तमाम सारे जो लोग होते हैं पूरे समाज में इस तरीके से कि उनको पता ही नहीं रहता कि आखिर लड़ेगा कौन, किस खेमे से लड़ेगा। हमने देखा कि उसका नुकसान कई जगह उनको उठाना पड़ा। तमाम सारे जो पार्टी के प्रत्याशी जब बदल जाते हैं, जिनका नाम आता है, तो उनके समर्थक रहते हैं, फिर वो वोट नहीं करते। हमने देखा उसका अंतर पहले चरणों में पोलिंग परसेंटेज पे भी पड़ा। ये कहा जाता है कि विश्लेषण किया जा रहा है। तो अब देख रहे हैं अखिलेश यादव किस तरीके से देखेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का होमवर्क बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये हमको लग रहा है कि अभी देखने को मिलेगा आगे कि किस तरीके से रहेगा। और खासतौर से अगर यादव की बात करते हैं तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा अपने ही परिवार पे भरोसा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो परिवारवाद का आरोप लगता है निखिल, इस मामले में आज भी कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई दूसरा आदमी आ सकता है इस परिवार के सिवाय। और इस पर एक हमला भी आज तो प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि जो इस तरह की सीटें हैं, चाहे वो मैनपुरी की सीट हो या फिर कन्नौज की सीट हो, वहां पर सिर्फ परिवार ही उतरता है। तेज प्रताप यादव को हटाया तो खुद उतर गए अखिलेश यादव। चलिए उनकी सियासत किस तरह से आगे बढ़ेगी, जनता किस तरह से उसको देखती है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास आपका और आयशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सीटों पर अपना विश्लेषण देने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब बात चर्चित लोकसभा क्षेत्रों की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जो चर्चित लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो ताजनगरी के नाम से मशहूर आगरा लोकसभा सीट भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है। आगरा से भाजपा के एसपी सिंह बघेल माफ कीजिएगा, चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सुरेश चंद्र कदम किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं ताजनगरी के राजनीतिक समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें आगरा लोकसभा की अहम सीट भी शामिल है। ताजनगरी के नाम से विख्यात आगरा अपने पेठे के लिए भी खूब मशहूर है। आगरा शहर में जूता बनाने का कार्य भी कई पीढ़ियों से होता है। इस बार फिर से इस सीट पर भाजपा की तरफ से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उम्मीदवार हैं। उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन के सुरेश चंद्र कदम मैदान में हैं। वहीं बसपा की प्रत्याशी पूजा अमरोही भी इस सीट पर दावेदारी पेश कर रही हैं। पिछले चुनाव में प्रोफेसर बघेल सपा बसपा के साझा उम्मीदवार से बड़े अंतर से चुनाव जीते थे और इस बार भी वे अपनी बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्या मुद्दे उठा रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं जनता को? केंद्र सरकार की जो कल्याण, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और जिससे उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये योजनाएं कहाँ से आई हैं, और राज्य सरकार के योजनाओं के लाभार्थियों से और ख़ास तौर से हमारे संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर के और महानगर अध्यक्ष के द्वारा जो निरंतर सेवा ही संगठन के तर्ज पर कार्य किए गए हैं। 2019 के मुकाबले अगर आप आगरा की बात करें, क्योंकि ये जयंत आपके साथ हैं और बसपा अलग चुनाव लड़, 10 दिशाओं से अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, अपनी जात के नेता के साथ अंधभक्त के खूंटे से नहीं बंधा है और कृतज्ञ है, तो कह गई, क्योंकि हमारा जो है 10 दिशाओं सारे यहाँ कोई शर्त ही लगाने को तैयार नहीं है। आगरा लोकसभा सीट इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। सपा से इस सीट के उम्मीदवार सुरेश चंद्र कदम पार्टी के वादों को जनता के बीच रख रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार लोग बदलाव के लिए उन्हें वोट करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप आगरा में जनता के? बड़ा मुद्दा है जनता का। जनता त्राह कर रही है, जनता बेचारी परेशान है, युवा परेशान है, उसको नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, उसको बेरोजगारी घूम रहा है। आगरा की बात करें तो यहाँ कौन से स्थानीय मुद्दे आप उठा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि सारा व्यापारी खत्म कर दिया इन्होंने,
जूते का व्यापार पर टैक्स लगा दिया दुनिया भर का, जूते का व्यापार चौपट हो गया। आगरा का मेन तो जूते का व्यापार है। आप जीते तो क्या कौन सी प्राथमिकता रहेगी आपकी? सब व्यापार का उद्योग धंधे में हम यानी तरक्की करने का आश्वासन करेंगे। गौरतलब है कि 2014 से पहले आगरा को बसपा के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। बसपा ने इस बार पूजा अमरोही को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। क्या कारण है कि ये जो पूरा गढ़ था आगरा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, अब एक तरह देखें पीछे बीते चुनाव देखें अगर आप लोकसभा के या फिर इससे पहले विधानसभा में तो सिर्फ एक सीट मिली बहुजन समाज पार्टी को। इस बार आप नए सिरे से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जनता के साथ मिलेगा? अब जनता जागरूक है, समझदार है। एक बहुत देश में कीचड़ फैल चुका है। अब जनता चाहती है जो कीचड़, और बहुत सारे जो कीचड़ में गुलशन हो रखे हैं, गुलशन भी मुरझाने लग गए हैं और जनता कीचड़ साफ करना चाहती है देश से। आप लोग भरोसा है आपको आपकी जीत का? बिल्कुल, हमें जनता पे भरोसा है। जनता का बहुत प्रेम, साथ और सहयोग मिल रहा है। आगरा लोकसभा सीट में 20,50,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 357 लोगों की उम्र 100 साल से अधिक है। वहीं सीट के सियासी गणित की बात करें तो आगरा लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर और जालेसर शामिल हैं। 1952 से लेकर 1971 तक आगरा सीट पर कांग्रेस का ही राज रहा था। यहां से लगातार 5 बार सेठ अचल सिंह सांसद बने थे। 1977 में इस सीट पर भारतीय लोकदल के शंभुनाथ चतुर्वेदी ने चुनाव जीता। 1980 में कांग्रेस पार्टी को फिर से लोगों ने चुनाव जिताया और निहाल सिंह को सांसद की कुर्सी मिली। 1984 में भी कांग्रेस के निहाल सिंह ही सांसद चुने गए। 1989 में जनता दल के अजय सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1991 से लेकर 1998 तक इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया और भगवान शंकर सिंह सांसद चुने गए। 1999 और 2005 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की ओर से राज बब्बर सांसद चुने गए। 2009 और 2014 में इस सीट पर भाजपा के रामशंकर कठेरिया ने जीत दर्ज की। इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बसपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनी को मात देकर सांसद बने। बहरहाल आगरा लोकसभा सीट पर 2019 के मुकाबले अब समीकरण काफी बदल चुके हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी अब भाजपा के साथ है। ऐसे में आगरा लोकसभा के नतीजे कई अहम संकेत भी दे सकते हैं। आगरा से कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो ये थी हॉट सीट की बात और जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। आप देखिए इन तथ्यों को, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू हो चुका है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।